यस, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम यू टू ऑल। आज के सेशन में हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, इवेल्युएशन को पढ़ने वाले हैं, यानी कि जो हमारा आकलन है उसको डिस्कस करेंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, कल मॉर्निंग में एक सेशन हुआ था जिसमें हमने आकलन का बिल्कुल बेसिक समझा था। लाइक असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट इन लर्निंग क्या होता है, असेसमेंट एज लर्निंग क्या होता है। पूरा थ्योरी हम लोगों ने कल कंप्लीट कर लिया था। कल कुछ क्वेश्चन भी कंप्लीट करे थे। तो आज के सेशन में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं उनको डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले शॉर्ट में, तो आज के सेशन में आकलन के कितने प्रकार होते हैं उनको डिस्कस करेंगे। और मेजर 3 टाइप के जो आकलन होते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट होता है, समेटिव असेसमेंट होता है और अंतरिम असेसमेंट होता है। ठीक है, इन तीनों को डिस्कस करेंगे। ठीक है, और जो हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट साल में कितनी बार होते हैं, समेटिव असेसमेंट यानी कि योगात्मक मूल्यांकन, और फॉर्मेटिव मतलब रचनात्मक मूल्यांकन कितनी कितनी बार होते हैं, ये सारी चीजें डिस्कस करेंगे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर ये रहेगा आज के सेशन का। दूसरा जो हम लोग यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, दूसरे में हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पर जितने भी प्रकार के हमारे विश्वसनीयता और वैधता से क्वेश्चन आते हैं। विश्वसनीयता यानी कि जो हमारी एक रियलेबिलिटी रहती है, और वैधता यानी कि जो वैलिडिटी होती है। आपने देखा होगा बहुत सारे क्वेश्चन आपसे इन्हीं से बनते हैं, तो इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट में हम लोग यहाँ पर डिस्कस करेंगे मापनी स्केल के बारे में। मापनी स्केल के बारे में डिस्कस करेंगे। कुछ एक क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में अभी तक पूछा हुआ है, जैसे कि नामित स्केल क्या होती है, आनुपातिक स्केल क्या होती है, अंतराल स्केल क्या होती है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक या दो क्वेश्चन ही बनते हैं एग्जाम में, लेकिन पढ़ना बहुत जरूरी है। जस्ट आपको नाम पता चल जाएंगे एक बार, तो वैसे ही आप आंसर कर पाओगे उसका। तो ये सारी चीजें डिस्कस करने वाले। एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट आता है निष्पत्ति परीक्षण करके। निष्पत्ति परीक्षण, उपलब्धि टेस्ट, अचीवमेंट टेस्ट आप उसे बोल सकते हो। तो इसके बारे में, या किस तरीके से इसको डिजाइन किया जाता है, क्या क्या पैरामीटर्स रखे जाते हैं निष्पत्ति परीक्षण के लिए, वो सारे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो मेन 4 चीजें आज के सेशन में डिस्कस करेंगे हम लोग। तो वन बाय वन करके हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। और एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए, यदि आप न्यू स्टूडेंट है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। और यदि आप सीडीपी के 2500 क्वेश्चन की सीरीज बाय करना चाहते हैं तो आप उसे खरीद सकते हैं। ईवीएस के नोट्स यदि आप बाय करना चाहते हैं तो वो भी आप खरीद सकते हैं। 300 रुपीज में आप ईवीएस का पूरा A to Z कंटेंट प्राप्त कर सकते हैं। और सीडीपी के क्वेश्चन, अगर यदि आपको 2500 क्वेश्चन की सीरीज चाहिए तो ओनली 150 रुपीज में आपको मिल जाएगी। और साथ में यदि आप नोट्स भी बाय करना चाहते हैं तो 150 रुपीज में आप नोट्स भी बाय कर सकते हैं। उसके लिए आप संपर्क कर सकते हैं 7770803840 पर व्हाट्सएप के थ्रू। ठीक है, और यदि आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो ग्लोबल वर्ल्ड टेलीग्राम चैनल करके है अपना टेलीग्राम पर, जहां पर संस्कृत मैथ्स वगैरह की पीडीएफ रखी है, तो वहां जाकर आप ले सकते हो। अगर चैनल नहीं मिलता है तो डिस्क्रिप्शन में चैनल की लिंक रखी हुई है, उस लिंक पर जाकर आप उसे टेलीग्राम पर डायरेक्टली जा सकते हो। चलिए अब जल्दी से फोकस करते हैं अपनी स्टडी के ऊपर। छात्रों की दृष्टि से आकलन के प्रकार, वही कितने प्रकार के आकलन होते हैं, तो यहाँ पर 4 प्रकार दिखाए गए। व्यक्तिगत आकलन, इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, समूह आकलन, ग्रुप असेसमेंट होता है, स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट होता है, और साथ ही समूह आकलन यानी कि पीयर असेसमेंट होता है। ये 4 प्रकार के आकलन रखे जाते हैं। अब देखो, नाम से ही थोड़ा बहुत हिंट तो हम लोग लगा ही लेते हैं कि व्यक्तिगत आकलन मतलब बच्चे का इंडिविजुअली उसको एनालिसिस किया जा रहा होगा। समूह आकलन मतलब बहुत सारे ग्रुप के लोग होंगे, उसमें बच्चे को समूह के रूप में किया जा रहा होगा। सेल्फ असेसमेंट बच्चा खुद ही कर लेता है, और पीयर असेसमेंट जहां पर समूह समूह का आकलन यहाँ पर करता है। राइट, अब वन बाय वन करके शॉर्ट शॉर्ट में इसको पूरा डिस्कस कर लेते हैं, छोटा छोटा ही। व्यक्तिगत आकलन की यदि हम लोग बात करें तो व्यक्तिगत आकलन में हम लोग क्या देख रहे हैं, इंडिविजुअल असेसमेंट, जब कोई छात्र अकेले कोई भी गतिविधि कर रहा है और टीचर उसको देख रहा है कि बच्चे ने कैसा एनालिसिस किया है। ये टीचर है और यहाँ पर बच्चे को कोई भी बोला है कि तुमको प्लांटेशन करनी है, तुमको ये प्रोजेक्ट बनाना है, तो यहाँ पर जब टीचर जब एनालिसिस कर रहा होता है उस अकेले बच्चे का, उसे व्यक्तिगत आकलन बोलते हैं। समूह आकलन, बच्चों को ग्रुप में कोई भी एक्टिविटी दी गई कि तुम सब लोगों को मिलकर ये प्रोजेक्ट बनाना है, और यहाँ पर टीचर बैठ के उसको पूरा एनालिसिस कर रहा है। ठीक है, तो ये कौन सा आकलन कहलाएगा, ये समूह आकलन, हमारा ग्रुप असेसमेंट यहाँ पर कहलाएगा। ठीक है, तीसरे पॉइंट की बात करते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है, तीसरा है स्व आकलन, सेल्फ असेसमेंट। सेल्फ से ही समझ आ रहा है, बच्चा खुद का एनालिसिस कर लेता है कि कहाँ पर मुझसे अपनी गलती हो रही है, मैं पढ़ क्यों नहीं पा रहा हूँ, या कुछ अच्छा भी अचीव कर रहा है तो वो खुद ही एनालिसिस खुद को ही जज कर लेगा। सेल्फ असेसमेंट हो गया। साथ ही समूह आकलन, पीयर असेसमेंट, इसमें 2 या 2 से अधिक छात्रों का आकलन किया जाता है। इसमें खुलकर विचार विमर्श किया जाता है, इससे उनके सामाजिक विकास के गुणों का विकास होता है। कैसे, पीयर पीयर का ही कर रहा है, जैसे 4-5 फ्रेंड बैठे हुए हैं, वो एक दूसरे को पढ़ा रहे हैं, ग्रुप स्टडी कर रहे हैं, एक दूसरे को एनालिसिस कर रहे हैं, तो पीयर असेसमेंट है। यहाँ पर ये बैठा हुआ है तो ये देख रहा है कि यार इसकी मैथ्स बहुत स्ट्रांग है, मैं इससे मैथ्स पढ़ सकता हूँ। ये देख रहा है कि इसका सीडीपी बहुत स्ट्रांग है, मैं इससे सीडीपी बैठ के पढ़ लूँ। तो ये साथ ही समूह आकलन, पीयर असेसमेंट की यहाँ पर बात होती है। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं, अब बात आती है मेन हमारा सीसी। सीसी सबसे इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन एग्जाम में न बने ये तो पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्पेसिफाई किया हुआ भी है कि इससे क्वेश्चन बनना ही है। कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन इसे कहा जाता है, सतत व व्यापक मूल्यांकन इसे बोला जाता है। जैसे एग्जाम में कुछ चीजें फिक्स होती है, एक आपका समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन बनना ही है, ठीक है, एक आपका आकलन से क्वेश्चन बनना ही है, एक आपका ये जो मनोवैज्ञानिक होते हैं जैसे कि हमारे कॉग्निटिविस्ट जिन पियाजे वगैरह, इनसे क्वेश्चन बनना ही है, जिन पियाजे, जेरोम ब्रूनर, सारे कॉग्निटिविस्ट को ले लो। एक हमारे जो व्यवहारवादी जो अधिगम की बात करते हैं, इनसे क्वेश्चन बनना ही होता है, ठीक है। तो ये आकलन वाला जो चैप्टर हम लोग कंप्लीट कर रहे हैं, 1 से 2 नंबर का पूछा ही जाता है, क्योंकि इसमें बहुत टाइप होते हैं। अकेला ऐसा नहीं कि 3-4 फैक्टर ही पढ़ना पड़ता है, टाइप्स ऑफ असेसमेंट भी आ जाते हैं, जैसे निर्धारण, मापनी वगैरह ये सारी चीजें, और निष्पत्ति परीक्षण से ही बहुत प्रकार के वैलिडिटी टेस्ट की पूछ लेते हैं, तो बहुत क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं। इसीलिए हम लोग 2 दिन लिए हैं इसको पूरा डिस्कस करने में। सतत व व्यापक मूल्यांकन 1964-65 में जो है शिक्षा आयोग द्वारा इसकी प्रस्तुति की गई थी। सतत का मतलब होता है लगातार, लगातार मतलब कि कंटिन्यू चलने वाला, निरंतर चलने वाला, फर्स्ट डे से लेकर लास्ट डे तक चलने वाला, मतलब पूरे साल भर चलने वाला जो होगा वो हमारा सतत होगा। व्यापक मतलब बहुत वाइड लेवल पर करने वाला, वाइड में शैक्षिक और सशैक्षिक यानी कि स्कॉलरिस्टिक और को स्कॉलरिस्टिक दोनों एस्पेक्ट्स आ जाते हैं। मतलब शैक्षिक गतिविधियां पढ़ाई से रिलेटेड तो हो रही है, और को करिकुलर एक्टिविटीज जो होती है लाइक गेम्स वगैरह हो गए, स्पोर्ट्स हो गए, एनुअल फंक्शंस हो गए, कोई भी एक्टिविटी, सोशल एक्टिविटी हो गई, फिजिकल एक्टिविटी हो गई, वो सारी चीजें किसके अंदर आ जाएगी, सशैक्षिक को करिकुलर एक्टिविटीज के अंदर आ जाएगी। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि दोनों चीजें इसके अंदर काउंट होती है, ठीक है। तो समझ में आया ये क्या बोला इसने, सतत मतलब लगातार दिन भर चलने वाला, हर दिन चलने वाला, दिन प्रतिदिन चलने वाला, और व्यापक पढ़ने के साथ साथ बच्चे का व्यवहार जो है उसको भी यहाँ पर चेक किया जाएगा, उसका जो एटीट्यूड प्रवृत्ति है उसको भी चेक किया जाएगा। तो ये मतलब होता है सतत व व्यापक मूल्यांकन का। अब ये जो है कब लागू किया गया था स्कूल्स में, 2010 में लागू किया गया था। प्रारंभ जो इनिशिएटिव लिया गया था 7 स्कूल्स में लिया गया था, और 1 अप्रैल 2010 तक सभी स्कूलों में अप्लाई कर दिया गया कि हर एक स्कूल जो है सीसीई को फॉलो करेगा। अब इसमें आते हैं शैक्षिक पक्ष, मूल्यांकन शिक्षा पद्धति के आधार पर होता है, ठीक है। इसमें जो मूल्यांकन किया जाता है वो बिल्कुल शिक्षा पद्धति के आधार पर ही होता है। इसके अंदर जो चीजें आती है, रचनात्मक, निर्माणात्मक, विकासात्मक, शिक्षणकालीन, अनौपचारिक, संरचनात्मक यानी कि फॉर्मेटिव, इनफॉर्मल, ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाती है। किसके अंदर, सीसी के अंदर, कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव इवेल्युएशन के अंदर, ठीक है। और ये आ जाता है आपका योगात्मक यानी कि संकल्पनात्मक यानी कि समेटिव इवेल्युएशन। इसके 2 टाइप होते हैं, ठीक है। एक तो ये रचनात्मक होता है, जिसकी हम लोग बात करें मूल्यांकन पद्धति के आधार पर हम लोग जो है इसका करेंगे। इसको निर्माणात्मक बोल सकते हैं, विकासात्मक बोल सकते हैं, शिक्षणकालीन बोल सकते हैं, अनौपचारिक बोल सकते हैं, संरचनात्मक बोल सकते हैं, फॉर्मेटिव बोल सकते हैं, इनफॉर्मल बोल सकते हैं। ये सारे आपके ये जो रचनात्मक मूल्यांकन है इसके नाम है। और योगात्मक मूल्यांकन जो होता है, समेटिव असेसमेंट जिसे हम लोग बोलते हैं, उसे संकल्पनात्मक हम लोग बोल सकते हैं। संकलन करना मतलब कि जोड़ने की बात होती है, तो यही समेटिव ही होगा, राइट। चलो अब एक-एक करके हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। चलो सबसे पहले आपको आपकी इमेज पर जो स्क्रीन है उस पर कौन-सी इमेज दिखाई दे रही है, जहाँ पर 3 प्रकार के असेसमेंट बताए गए हैं, 3 प्रकार के मूल्यांकन यहाँ पर बताए गए हैं। कौन-कौन से, समेटिव असेसमेंट, दूसरा कौन-सा है हमारा अंतरिम असेसमेंट, तीसरा यहाँ पर कौन-सा है फॉर्मेटिव असेसमेंट। अब देखो समेटिव को हिंदी में बोला जाता है योगात्मक। सो वी कैन से दैट कि योगात्मक मूल्यांकन सेशन के कब होता होगा, लास्ट में होता होगा। ये बिल्कुल लास्ट में जब किया जाता है, जब फाइनल रिजल्ट निकालने की बात होती है, या फिर फाइनल मूल्यांकन करने की बात होती है, या फिर फाइनल रैंक बताने की बात होती है, तब हम लोग क्या करते हैं, योगात्मक मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। तो ये समेटिव असेसमेंट हो गया। एंड ऑफ द ईयर असेसमेंट, वी कैन से दैट कि एंड ऑफ द ईयर, एंड में किया जाता है। एक स्टेट होती है असेसमेंट की, ठीक है। और यहाँ पर बस वही बेसिक सी चीजें आप देख सकते हैं कि बिल्कुल लास्ट में करना है, कोई फीडबैक यहाँ पर नहीं मिलता है, उसको हम लोग पूरा अभी डिस्कस कर लेंगे पॉइंट वाइज। अब आता है दूसरा अंतरिम असेसमेंट, और तीसरा आता है आपका फॉर्मेटिव असेसमेंट। अंतरिम असेसमेंट क्या होता है, उससे पहले आप ये समझेंगे कि फॉर्मेटिव असेसमेंट क्या होता है। फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि जो ये रचनात्मक मूल्यांकन होता है, दिन प्रतिदिन चलता रहता है, डेली बेसिस पर चलता रहता है, ठीक है। यहाँ पर बच्चों को फीडबैक मिलता है, मतलब कि अगर बच्चा कोई गलती कर रहा है तो टीचर उसको एट अ टाइम करेक्ट कर देगा, और उसको आगे बढ़ाने की, उसको और बेहतर करने की कोशिश करेगा, हम लोग ये बोल सकते हैं। तो ये बात होगी हमारे फॉर्मेटिव असेसमेंट की या फिर रचनात्मक मूल्यांकन की। अब ये कौन है फिर, जब हमने ये देख लिया कि समेटिव बिल्कुल लास्ट में होगा, ठीक है, और फॉर्मेटिव जो है स्टार्टिंग से एंडिंग तक चलता रहता है, तो फिर ये बीच में कौन है। तो देखो हमारे साथ क्या चीजें होती है, जब हमको बोला गया है कि आपको बच्चों का फॉर्मेटिव असेसमेंट करना है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट में हर दिन करना होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या करते हैं, किसी दिन अवॉइड कर देते हैं चीजों को, या फिर अपने आलस के कारण हम लोग बच्चों का असेसमेंट करते ही नहीं है, बच्चों को जज करते ही नहीं है, तो फिर बीच में लाया गया
अंतरिम असेसमेंट, ये क्या होता है 6 टू 8 वीक का असेसमेंट होता है, ठीक है। स्कूल और अपने अपने डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिसाइड किए जाते हैं इसके क्राइटेरिया पैरामीटर्स कि हम लोगों को किस तरीके से अंतरिम असेसमेंट करना है। ये एक अंदाजा लगाता है, प्रिडिक्ट करता है चीजों का कि जो लेवल है पढ़ने का वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। पढ़ाने में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है, कोई भी परेशानी आ रही है, कोई भी प्रॉब्लम आ रही है, तो इस असेसमेंट के थ्रू उसको सॉल्व करने की कोशिश की जाती है। तो मूल्यांकन का ही एक प्रकार हो गया, लेकिन इसके कुछ पैरामीटर्स होते हैं कि उसके बेसिस पर आप अपने स्कूल का, अपना जो पूरा डिपार्टमेंट है, जो पूरा स्कूल वगैरह है, उसका पूरा आप क्या कर सकते हो, असेसमेंट कर सकते हो, ठीक है। तो ये 3 टाइप होते हैं, वन बाय वन करके डिस्कस कर लेते हैं। रचनात्मक आकलन आपकी स्क्रीन पर है, इसका निदान संभव है। निदान बोले तो अगर कोई भी परेशानी आ रही है तो परेशानी का निदान हम लोग कर सकते हैं, उसको खत्म हम लोग कर सकते हैं। तो पहला पॉइंट समझ में आया। अवधि के बीच बीच में फीडबैक मिलता रहता है, बच्चों को फीडबैक प्रतिपुष्टि मिलती रहेगी। प्रतिपुष्टि कैसे मिलती रहेगी कि बच्चों ने क्या सही किया है, क्या गलत किया, इस तरीके से फीडबैक मिलता रहेगा। ये होता है हमारा असेसमेंट फॉर लर्निंग, अधिगम के लिए आकलन, कल पढ़े ही थे हम लोग। असेसमेंट फॉर लर्निंग क्या होता है, मिड मिड में, बीच बीच में किया जाता है, स्टार्टिंग एंडिंग और मिड में जो है हम लोग जो है ये करते हैं, क्या करते हैं, फॉर्मेटिव असेसमेंट करते हैं, जो कि असेसमेंट फॉर लर्निंग के लिए गिना जाता है, अधिगम के लिए आकलन के लिए गिना जाता है। माइक्रो इन नेचर, माइक्रो होता है नेचर के अंदर, ठीक है। हर छोटी छोटी चीज का हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे। कसौटी संदर्भित होता है, कसौटी जिंदगी वाला कसौटी संदर्भित है ये। मतलब बच्चों को हर बार किसी न किसी सिचुएशन में डाला जाता है, किसी न किसी परिस्थिति के अंदर डाला जाता है, ठीक है। कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट की जाती है कि बच्चा किस तरीके से उस पर अपना रिस्पॉन्स जनरेट करेगा, क्या अपनी प्रतिक्रिया देगा, तो इस हिसाब से यहाँ पर जो है ये कसौटी संदर्भित होता है और बच्चों को उस कसौटी पर खरा उतरना होता है, ठीक है। तो ये रचनात्मक आकलन फॉर्मेटिव असेसमेंट हो गया। अब याद करने लायक चीजें, मतलब समझने वाली चीजें क्या है, अगर बच्चा कोई भी गलती कर रहा है, मान लो कोई भी टेस्ट होने वाला है, बच्चे ने पहले टेस्ट में 10 में से 3 नंबर लाया, दूसरे टेस्ट में 10 में से 4 लाया, तो अब उसके पास ये है, उसके पास ये पॉसिबिलिटी है कि अब वो आगे क्या कर पाए, ग्रोथ कर पाए। हो सकता है अगली बार 10 में से वो 8 लेकर आ जाए, तो यहाँ पर उसको संकेत मिल गया कि तुम्हारी पढ़ाई बहुत वीक चल रही है, तुम उसका निदान कर सकते हो। फीडबैक मिलता रहा तो नंबर अच्छे आते गए। असेसमेंट फॉर लर्निंग समय समय पर होता रहा है। माइक्रो है नेचर के अंदर, काफी अच्छे लेवल पर होता है, बड़े लेवल पर होता है। कसौटी संदर्भित, बच्चों के सामने हर बार कुछ नई परिस्थिति या नई सिचुएशन क्रिएट करी जाती है ताकि वो अच्छे से अधिगम कर पाए। समझ में आया। आगे बात करते हैं योगात्मक आकलन की। तो योगात्मक आकलन हमारा क्या होता है, समेटिव असेसमेंट होता है, इंग्लिश में बोले तो संकल्पनात्मक आकलन बोल सकते हैं। निदान संभव नहीं है। अब आप देख लो कि एग्जाम के बाद कौन सा निदान संभव है, फाइनल, जब हमारी एग्जाम होती है, फाइनल होती है, तो अगर आप या तो पास है या फिर हम लोग बच्चे को फेल घोषित कर देते हैं, उसके बाद वही उसे अगले साल वापस से फेल अगर होता है तो अगले साल पूरा उसका एक साल निकल ही जाता है, टाइम निकल ही जाता है। तो निदान संभव नहीं है, बच्चे को सोचने समझने का मौका यहाँ पर नहीं दिया जाएगा। परीक्षा भवन में आयोजित किया जाता है, वही पेपर पेंसिल टेस्ट आप इसे बोल सकते हैं, पेन पेपर टेस्ट आप इसे बोल सकते हैं। प्रमाण पत्र देते हैं, हम लोग ये बोल सकते हैं कि यहाँ पर फाइनल एक रिजल्ट की डिग्री वगैरह जो भी है बच्चों की, वो यहाँ पर मिलती है। ये अधिगम का आकलन होता है और वी कैन से दैट असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, फोर नहीं बोलेंगे इसको। असेसमेंट ऑफ का मतलब ऑफ ही होता है। असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये माना जाता है, मतलब सेशन के बिल्कुल लास्ट में हो रहा है, कोई फीडबैक नहीं मिल रहा है, तो हम लोग ये बोल सकते हैं ये असेसमेंट ऑफ लर्निंग है, ठीक है। फाइनल एक रैंक निर्धारित हो ही जाएगी, बच्चे को कितना परसेंट आया, बच्चे को कितने एग्रीगेट्स मिले, इस तरीके से। ये मानक संदर्भित होता है। मानक संदर्भित मतलब इसमें प्री प्लान पूरी रहती है कि किस तरीके से टेस्ट लेना है, कैसे क्या करना है। अवधि के अंत में होता है, बिल्कुल लास्ट में होता है, कोई फीडबैक नहीं मिलता है। मैक्रो होता है नेचर के अंदर और पाठ्य सहगामी क्रियाएं करवाई जाती है, उनका मूल्यांकन किया जाता है। काफी वाइड लेवल पर इसको किया जाता है यदि हम लोग कंपेयर करें हमारा फॉर्मेटिव असेसमेंट से, रचनात्मक मूल्यांकन से। पाठ्य सहगामी क्रियाएं होती है, पहले जितना भी करवाया गया पूरे साल भर या फिर 6 महीने सेशन वाइज हम लोग बात करें, सेमेस्टर वाइज, तो उसका पूरा एक मूल्यांकन हो जाता है। इसमें व्यक्तिगत गुण, सामाजिक गुण, आदत, अभिरुचि, व्यवहार आदि के मूल्यांकन पर इसका किया जाता है। और उद्देश्य क्या होता है, पर्पस क्या होता है, छात्र का सर्वांगीण विकास करना और उसका जो तनाव है उसको कम करने की कोशिश यहाँ पर की जाती है, ठीक है। तो ये सारी किसकी बातें हो गई, ये सारी बातें हो गई हमारी योगात्मक आकलन की, ठीक है। समझ में आया। फॉर्मेटिव, मेन फॉर्मेटिव में आपको ये ध्यान रखना है कि वो अधिगम के लिए आकलन होता है, कौन, हमारा रचनात्मक। और अगर हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं योगात्मक की, तो ये ऑफ होता है, मतलब कि अधिगम का आकलन होता है, असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा आगे यहाँ पर हम लोग बढ़ेंगे, आकलन करने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं। तो देखो, कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स होते हैं,
एनेक्डोटल वृतांत अभिलेख होते हैं, ऑब्जर्वेशन होती है, चेकलिस्ट होती है, स्केल होती है जिसे हम लोग रेटिंग स्केल बोलते हैं, पोर्टफोलियो होते हैं, ठीक है, इंटरव्यू होते हैं, सोशियोमेट्री होती है और इन्वेंटरी होती है। अब वन बाय वन करके डिस्कस भी करेंगे। संचयी अभिलेख कम्युलेटिव रिकॉर्ड्स क्या होते हैं? समग्र विकास का लेखा जोखा करिकुलर व को करिकुलर एक्टिविटीज जो है आपके किसके अंदर रहेगी? कम्युलेटिव रिकॉर्ड के अंदर रहेगी। और बात कर लेते हैं एनेक्डोटल यानी कि वृत्तांत अभिलेख क्या होते हैं? व्यवहार व आदतों से संबंधित घटनाओं का पूरा वर्णन जो है आपको एनेक्डोटल रिकॉर्ड के अंदर मिलता है। ऑब्जर्वेशन की हम लोग बात करें तो ऑब्जर्वेशन छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए उच्च कक्षाओं में और बच्चों के आत्मनिरीक्षण के लिए जस्ट एक ऑब्जर्व करने के लिए कि बच्चे किस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं, तो छोटे बालकों के मूल्यांकन के लिए हम लोग ऑब्जर्वेशन टेक्निक को अपना सकते हैं। चेकलिस्ट की बात करें तो ये भावात्मक पक्ष जो है हमारा एक इमोशनल फैक्टर जो है उसको चेक करता है। चेकलिस्ट में हम लोग या तो यस या फिर नो करते हैं इस तरीके से, लाइक ट्रू फॉल्स भी हम लोग यहाँ पर डाल सकते हैं, बच्चे को ये चीजें पसंद है, बच्चा इस काम में ऑनेस्ट है, इस तरीके से जो भावात्मक पक्ष होते हैं वो सारे चेकलिस्ट जांच सूची के थ्रू आते हैं। अगले पॉइंट की यदि हम लोग बात करें पोर्टफोलियो की, रेटिंग स्केल की बात करें तो रेटिंग स्केल में आपको सिर्फ रेटिंग दी जाती है, रेटिंग दी जाती है इन द सेंस 3 स्टार दिए जाते हैं, 4 स्टार दिए जाते हैं, सेकंड स्टार दिए जाते हैं। इस तरीके से ये सारी चीजें किसके अंदर आती है? आपको रेटिंग देने के अंदर आती है, यानी कि आप बच्चों को जब रेटिंग देते हैं, ठीक है। पोर्टफोलियो भी कुछ इसी तरीके का होता है, पोर्टफोलियो में भी सारा डेटा स्टोर करके रखा जाता है, ए टू जेड आपका सारा डेटा जो है पोर्टफोलियो के अंदर स्टोर करके रखा जाता है। देन इंटरव्यू की बात करें, इंटरव्यू को हिंदी में बोला जाता है साक्षात्कार। साक्षात्कार के अंदर क्या किया जाता है? साक्षात्कार में आपका बस इंटरव्यू बेसिस होता है जहां पर आपसे कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं और उसके बेसिस पर जज किया जाता है। अगले की हम लोग बात करें सोशियोमेट्री, तो सोशियोमेट्री के अंदर एक सामाजिक गतिविधि होती है। सोशियोमेट्री में क्या करना होता है? सोशियोमेट्री में बस उसके सोशल कनेक्शन चेक किए जाते हैं। जैसे कि आप मेरा टेस्ट ले रहे हो सोशियोमेट्री का, तो आप उसके अंदर क्या करोगे? आप देखोगे कि मेरे सोशल कनेक्शन कितने अच्छे हैं, लाइक मेरा लोगों से बातचीत करने का कैसे क्या है, मैं कितना इंटरेक्टिव हूँ, कितनी लोगों से बात कर पाती हूँ। आप उसके लिए मेरा इंस्टा अकाउंट चेक करोगे कि मेरे कितने फॉलोअर्स फॉलोइंग है, आप मेरा एफबी अकाउंट चेक करोगे कि कितना कैसे क्या है बातचीत करने का, कोई पोस्ट वगैरह डालते हैं कि नहीं। तो वो सारा हमारे सोशल कनेक्शन लोगों के साथ कैसे हैं वो आप यहाँ पर चेक करते हो, किसके थ्रू? सोशियोमेट्री के थ्रू, समाज मीति के थ्रू। और इन्वेंट्री वही आपके सारे रिकॉर्ड्स इसके अंदर रखे जाते हैं। इन्वेंट्री के अंदर सारा रिकॉर्ड जो होता है हमारा करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज का, वो इन्वेंट्री में रखा जाता है, राइट। तो वन बाय वन करके एक बार और रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि सारे ही पॉइंट उतने ही इंपॉर्टेंट है। कम्युलेटिव रिकॉर्ड आपको और इसके बारे में यदि डिटेल पढ़ना है, कम्युलेटिव, एनेक्डोटल और पोर्टफोलियो के अंदर एक 11 पीएम सेशन पर हम लोग इसको डिस्कस भी किए थे विद पिक्चर्स, तो आप वो भी जाकर देख सकते हो। बाकी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर ही रहे। कम्युलेटिव रिकॉर्ड समग्र विकास का लेखा जोखा पूरा जो है करिकुलर और को करिकुलर एक्टिविटीज रहेगी। एनेक्डोटल व्यवहार आदतों से संबंधित घटनाओं का वर्णन रहेगा। निरीक्षण, ऑब्जर्वेशन, छोटे बालकों का मूल्यांकन और आत्मनिरीक्षण विधि का हम लोग यहाँ पर प्रयोग कर सकते हैं। चेकलिस्ट भावात्मक पक्ष को चेक करता है। रेटिंग स्केल जो है यहाँ पर रेटिंग दी जाती है। पोर्टफोलियो की बात करें तो पोर्टफोलियो में भी उसी तरीके से सारे डेटा को स्टोर करके रखा जाता है। इंटरव्यू, साक्षात्कार के थ्रू हम लोग आकलन कर सकते हैं, समाज नीति के थ्रू और इन्वेंट्री के थ्रू हम लोग यहाँ पर बच्चों का आकलन कर सकते हैं। आई थिंक ये सारी चीजें क्लियर हो गई होगी। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट क्या है हमारा यहाँ पर? सीसी में किसी एक वर्ष का पाठ्यक्रम, यदि हम लोग कंटिन्यूस और कॉम्प्रिहेंसिव वैल्यूएशन, सतत व व्यापक मूल्यांकन की बात करें तो पाठ्यक्रम की अवधि कितनी होती है? सेमेस्टर वाइज होता है, ठीक है, साल में 2 बार एग्जाम होती है, 5-5 महीने के सेमेस्टर रहते हैं। प्रथम अवधि की बात करें, जो पहली अवधि आती है, फर्स्ट ड्यूरेशन जो रहता है, फर्स्ट जो सेमेस्टर रहता है, उसमें होते हैं रचनात्मक मूल्यांकन और होते हैं योगात्मक मूल्यांकन। अब देखो, जब सेशन स्टार्ट होगा तो सबसे पहले हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट 1 होगा, फिर हमारा होगा फॉर्मेटिव टेस्ट 2, फिर हो जाएगा हमारा समेटिव टेस्ट 1, यानी कि योगात्मक मूल्यांकन हो जाएगा, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा जब हमारा एक सेकंड ड्यूरेशन आएगा, ये तो पूरा बात हो गया फर्स्ट की। और जब सेकंड स्टार्ट होगा मतलब यहाँ से सब कुछ खत्म, बुक्स वगैरह चेंज, सिलेबस वगैरह चेंज, वापस से शुरू से स्टार्ट होगा, वो होगा हमारा फॉर्मेटिव टेस्ट 3। फिर हमारा होगा फॉर्मेटिव टेस्ट यानी कि रचनात्मक मूल्यांकन 4, फॉर्मेटिव असेसमेंट मतलब रचनात्मक मूल्यांकन 4, और फिर हमारा हो जाएगा समेटिव असेसमेंट 2। तो यहाँ से क्या क्विज बनती है, क्या क्वेश्चन बनते हैं? पूरे एक एकेडमिक ईयर में, पूरे एक एकेडमिक साल में कितने रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं? 2।
3 और 4 पूरे साल में 4 रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं। अच्छा, तो ये बताइए कि योगात्मक मूल्यांकन कितने होते हैं? तो साल में सिर्फ 2 बार योगात्मक मूल्यांकन होते हैं। साल में 2 बार एग्जाम होती है पेन पेपर वाली, जिसमें कोई फीडबैक नहीं मिलता है। ठीक है। और रचनात्मक मूल्यांकन क्या होते हैं? कसौटी संदर्भित 4 रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं। तो ये पूरा एक साल इस तरीके से बच्चों का निकलता है। समझ में आया? 2 रचनात्मक कर लेंगे, फिर 1 योगात्मक कर लेंगे, फिर 2 रचनात्मक कर लेंगे और फिर 1 योगात्मक कर लेंगे। ड्यूरेशन जो है, इवैल्यूएशन प्रोसेस यहाँ पर क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव दोनों चेंजेस देखे जाते हैं। बच्चों की क्वालिटी भी देखी जाती है, बच्चों के नंबर भी समेटिव असेसमेंट के थ्रू यहाँ पर काउंट हो जाते हैं। अब ड्यूरेशन यहाँ पर बताया गया है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी कि जब रचनात्मक की आप बात करते हो, तो ये अप्रैल मई में कंप्लीट हो जाता है पहला ही। ठीक है, अप्रैल मई में ही स्टार्ट हो जाता है। फिर दूसरा जो होता है वो जुलाई अगस्त में आ जाता है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 2। ठीक है, और उसके बाद हमारी एक फाइनल एग्जाम हो जाती है सितंबर में। ठीक है, यहाँ से सब कुछ खत्म, सिलेबस वगैरह वापस से न्यू आएगा। फिर ये जो होता है सितंबर में एग्जाम हो गई, तो अक्टूबर नवंबर में आपका ये तीसरा टेस्ट जो चल रहा होता है। ठीक है, और ये जनवरी फरवरी में दूसरा टेस्ट जैसे ही कंप्लीट होता है, और यहाँ पर आपका जो है मार्च में जो है हमारा फाइनल जो योगात्मक मूल्यांकन होता है, फाइनल जो एग्जाम होती है वो यहाँ पर आ जाती है। ठीक है, तो ये 40% पूरा कवर कर लेता है और इसका 60% यहाँ पर लगता है। तो इस तरीके से कुछ रेशियो चलता है यहाँ पर। तो ये पूरी बात हो गई वैल्यूएशन प्रोसेस की कि कितने रचनात्मक मूल्यांकन करोगे एक साल में, 4 करोगे, और योगात्मक कितने करोगे, 2 करोगे। अगर ये बोल दे कि एक सेशन में कितने करोगे, ठीक, एक सेमेस्टर में कितने करोगे, तो एक सेमेस्टर में 2 हमारे रचनात्मक होते हैं और एक हमारा होता है योगात्मक। ठीक है, तो ये एक सेम की बात हो गई और ये अगले सेम की बात हो गई। इस तरीके से आपको ध्यान रखना है पूरा। वो डिपेंड करेगा ना कि क्वेश्चन आपसे किस तरीके से पूछा जा रहा है। चलिए, तो ये कुछ वन लाइनर क्वेश्चन आप यहाँ पर देख सकते हो जो कि क्वेश्चन बने हुए हैं। एक वर्ष के पाठ्यक्रम में कुल कितने मूल्यांकन होते हैं? तो ये 2 मूल्यांकन होते हैं, एक हमारा रचनात्मक होता है और एक होता है हमारा योगात्मक। ठीक है, एक अवधि में कुल कितने मूल्यांकन होते हैं? एक अवधि मतलब वो एक जो काल है उसमें टोटल 3 होते हैं, 2 फॉर्मेटिव होते हैं और एक हमारा समेटिव होता है। कुल कितने योगात्मक मूल्यांकन होते हैं? कुल कितने होते हैं? तो टोटल 2 होते हैं, एक एक सेम में होता है और एक अगले सेम में होता है। टोटल कितने होते हैं? 4 रचनात्मक मूल्यांकन होते हैं, 2 इस सेम में हो जाते हैं और 2 अगले सेम में हो जाते हैं। रचनात्मक मूल्यांकन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? सतत से हुई है। सतत मतलब कंटिन्यू होता रहता है, तो वो फॉर्मेटिव में आ जाएगा। और योगात्मक मूल्यांकन की उत्पत्ति कहाँ से हुई है? तो योगात्मक मूल्यांकन की उत्पत्ति व्यापक मूल्यांकन से हुई है, जो कि ब्रॉड लेवल पर करता है, बड़े लेवल पर करता है, मैक्रो होता है नेचर के अंदर। इस तरीके से क्लियर है? आप देखना चाहें तो एक बार और इसको अच्छे से देख सकते हैं। कितने टाइप के मूल्यांकन होते हैं, तो बस एक सेशन का याद रख लो, उसी सेशन को हम लोगों को क्या करना है, अगला जो सेम आएगा उसके अंदर भी कॉपी करना है। यहाँ पर फॉर्मेटिव असेसमेंट 1 हो जाएगा, फॉर्मेटिव दूसरा टेस्ट होगा, फिर समेटिव असेसमेंट 1 हो जाएगा। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट 3, फॉर्मेटिव असेसमेंट 4 और समेटिव असेसमेंट 2 यहाँ पर हमारे कंप्लीट हो जाएंगे। तो इस तरीके से चलता है। और रचनात्मक मूल्यांकन सतत का ही भाग है, क्योंकि कंटिन्यू तो हम लोग रचनात्मक ही करते हैं, और व्यापक बहुत बड़े लेवल पर और बड़े स्तर पर हम लोग योगात्मक मूल्यांकन करते हैं। तो ये व्यापक की बात हो गई, कॉम्प्रिहेंसिव की बात हो गई। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात करते हैं एनसीईआरटी की, कि एनसीईआरटी इसके बारे में क्या बोलता है। राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद एनसीईआरटी के अनुसार सतत एवं व्यापक मूल्यांकन में यह तथ्य सम्मिलित होने चाहिए: निर्धारित शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हो रही है, मतलब हमने जो टारगेट डिसाइड किए एक्चुअल में क्या हम वो अचीव कर पा रहे हैं क्या, ये। और कक्षा में प्रदान किए गए अधिगम अनुभव कितने प्रभावशाली हैं, ये भी चेक किया जाएगा। व्यवहार परिवर्तन की प्रक्रिया कितने अच्छे ढंग से पूर्ण हो रही है, ये भी चेक किया जाएगा। हम किसी बच्चे का शैक्षणिक मूल्यांकन प्रश्न पत्र द्वारा कर सकते हैं, और हम जब हम प्रश्न पत्र कंप्लीट करते हैं, तैयार करते हैं, तो उसमें हम प्रश्नों के आधार बनाते हैं। तो ये सारी चीजें किसके द्वारा बताई गई है? एनसीईआरटी ने अपना जो पूरा आता है ब्यौरा, उसके अंदर ये सारी चीजें मेंशन की हुई है। ठीक है, चलिए अब इसमें इंपॉर्टेंट चीजें वन बाय वन करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। छोटे छोटे से फैक्ट है ये। प्रश्नों के प्रकार, अब जब भी हम बच्चों से प्रश्न पूछते हैं तो किस प्रकार के प्रश्न होना चाहिए, तो इन्हें 2 कैटेगरी में रखा गया है: मुक्त अंत वाले प्रश्न और बंद अंत वाले प्रश्न। मुक्त अंत वाले मतलब ओपन एंडेड, जहां पर बच्चा जो है अपने विचार खुलकर प्रस्तुत कर सकता है। और दूसरे आते हैं हमारे बंद अंत वाले। बंद अंत वाले मतलब कि क्लोज एंडेड। मैंने आपसे पूछा आपका नेम क्या है, तो जस्ट आपको 3 या 4 वर्ड में अपना नाम बताना है। ठीक है, मतलब 1 लाइन में ही आपको अपना नाम बताना होगा, तो वो क्लोज एंडेड हम लोग बोल सकते हैं। एक क्वेश्चन है तो उसका एक ही आंसर होगा, इस तरीके से। तो ये मुक्त अंत वाले आप इसको समझ सकते हैं। मुक्त अंत वाले प्रश्नों में हम अपने विचार प्रस्तुत करने में स्वतंत्र होते हैं। हम अपने विचारों को अपने तरीके से प्रस्तुत करते हैं, जैसे लघु उत्तरीय प्रश्न, निबंधात्मक प्रश्न, मतलब आपको जितना आता है आप उसके बारे में लिख सकते हो। ये एक प्रकार का किस
कौन सा चिंतन होता है? ये एक प्रकार का वी कैन से दैट अपसारी चिंतन होता है, और इंग्लिश में हम लोग इसे डाइवर्जेंट डाइवर्जेंट थिंकिंग बोलते हैं। राइट, याद आया? अभी हम लोगों ने किया भी था कल इवनिंग की क्लास में ये वाला क्वेश्चन, कि एक आपसे क्वेश्चन भी कुछ इस तरीके से पूछा गया था कि एक टीचर जो है कक्षा 5 का, वो ये बोलता है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, है ना? ये पेड़ों के 5 लाभ लिखिए, ट्रीज के। और कक्षा 4 का जो टीचर है वो बच्चों से ये बोलता है कि क्या होगा यदि धरती पर पेड़ पौधे खत्म हो जाएंगे। तो बच्चे को सोचना किसमें पड़ेगा? इस वाले में। तो ये बाद वाला कौन सा है हमारा? अपसारी चिंतन था, यानी कि ओपन एंडेड था, यानी कि एक मुक्त अंत वाला था। और ये जो पेड़ों के 5 लाभ लिखना है, ये बंद अंत वाला था, क्लोज एंडेड था। और ये अभिसारी चिंतन था। अभिसारी मतलब कि ये कन्वर्जेंट थिंकिंग थी। ठीक है, तो इसी तरीके से क्वेश्चन आपके बनते हैं। मुक्त अंत वाला पढ़ लिए। बंद अंत वाला, क्लोज एंडेड, हम लोग यहाँ पर देखते हैं बंद अंत वाले प्रश्न में हम अपने विचारों को प्रस्तुत करने की स्वतंत्रता नहीं होती है। हमारे पास 4 ऑप्शन रख दिए जाते हैं, जिनमें से हमें क्या करना होता है? एक सिलेक्ट करना होता है, या फिर वन लाइनर में बस जस्ट आपको एक लाइन में ही आंसर अपना करना होता है। तो वो आपके क्लोज एंडेड होते हैं, बंद होते हैं। इन्हें अभिसारी चिंतन बोला जाता है। और ये जो मुक्त अंत है, इसे हम लोग अपसारी चिंतन यहाँ पर बोलते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये पूछा हुआ है कि ये जो बंद अंत वाले हैं, यानी कि ये जो क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, इसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं? एक तो बहुविकल्पीय, जो हमारे लिए जो एग्जाम होती है, हमारे पास 4 ऑप्शन होते हैं और उसी में से एक सिलेक्ट करना होता है। तो ये बहुविकल्पीय प्रश्न जो है क्लोज एंडेड के अंदर आता है। सत्य असत्य, आपको सिर्फ हाँ और ना में जवाब देना है, तो ये भी आपका क्लोज एंडेड होगा। मिलान करिए, आपको इधर 4 वो दे दिए और इधर सही जोड़ी में सूची 2 में 4 ऑप्शन दिए, इसके इसको मिलाना, मतलब कि वही आप अपने विचार तो रख ही नहीं पा रहे हो, क्योंकि आपके पास 4 पॉइंट है और 4 ही ऑप्शन उसके, तो वही सिलेक्ट करने वाली बात हो गई। खाली स्थान में सिर्फ एक ही लाइन में आपको बताना है, तो वहां पर भी आप अपने विचार नहीं रख पा रहे हो। वर्गीकृत करना, कोई अलग करना है, क्लासिफाई करना है, तो उसमें भी हम लोग अपने खुलकर विचार प्रस्तुत नहीं कर सकते। व्यवस्थीकरण प्रश्न, यानी कि पैराजम्बलिंग बोला गया। पैराजम्बलिंग में भी तो यही होता है। पैराजम्बलिंग में 5 ऑप्शन दिए गए, 5 आपको दिए गए, उसको 1 2 3 4 5 करके अरेंज करना होता है। तो ये सारी चीजें क्या है? ये सारी चीजें आपकी क्लोज एंडेड होती है। जैसे हम लोग कोई भी एप्टीट्यूड टेस्ट वगैरह देते हैं, तो वो सारे क्लोज एंडेड ही होते हैं। नोट में यहाँ पर लिखा हुआ है कि जैसे बंद अंत को वस्तुनिष्ठ प्रश्न भी बोल सकते हैं, बहुविकल्प, सत्य असत्य, मिलान, खाली स्थान, वर्गीकृत। और व्यवस्थीकरण प्रश्न, ये सारे किसके प्रकार है? ये सारे हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्नों के प्रकार हैं। ठीक है, चलो, अभी यहाँ पर ओपन एंडेड तो बिल्कुल वो हो ही गए। ओपन एंडेड में निबंधात्मक प्रश्न है, और इस तरीके से हम लोग यहाँ पर मान सकते हैं, यहाँ पर आपको खुलकर बोलने का मौका दिया जाएगा। ठीक है, अब मूल्यांकन के गुण की बात कर ले, तो मूल्यांकन के गुण में सबसे पहले आता है हमारा वैलिडिटी। ठीक है, इसको हम लोग थोड़ा और अच्छे से और डीप में भी डिस्कस करेंगे। वैलिडिटी और रियलेबिलिटी ऑलमोस्ट सेम होते हैं, बट हल्का सा डिफरेंस होता है, उसको डिस्कस करेंगे। देखो, वैलिडिटी, जिस उद्देश्य का मूल्यांकन करना हो उस उद्देश्य का मूल्यांकन हो जाता है, तो उन साधन उपकरणों को वेद कहा जाता है। साधन उपकरणों को वेद कहा जाता है, मतलब आप जिस चीज का मूल्यांकन करने गए थे उसका मूल्यांकन हो गया है, आपको पता चल गया है। या तो आप बोल दोगे कि हाँ ये चीज वैलिड है, और अगर वैलिड नहीं है तो इनवैलिड है, मतलब वो वैध नहीं है। तो फिक्स रिजल्ट जब आपको मिलता है, तो वी कैन से दैट कि वो जो चीज है या फिर वो जो टेस्ट है वो क्या हुआ? वैलिड हुआ। अब विश्वसनीयता, रियलिबिलिटी की बात करते हैं, तो विश्वसनीयता का अर्थ क्या होता है? विश्वास के पात्र, अर्थात जब अंकों का बदलाव न हो और दोबारा से चेक करने पर भी समान अंक रहे, उन्हें विश्वसनीयता बोला जाता है। जैसे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं विश्वसनीय होते हैं, निबंधात्मक प्रश्न विश्वसनीय नहीं हो सकते। अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न में आपको पता है, मान लो कि आपको एक क्वेश्चन मिला है, ठीक है, उसके 4 ऑप्शन है, आपने ये वाला टिक किया, आपके पास जो फ्रेंड बैठा है उसने ये वाला टिक किया, थर्ड वाला, और मैंने फर्स्ट वाला टिक कर दिया। ठीक है, तो अब यहाँ पर पता है कि इसका एक ही आंसर है, ये वाला सेकंड वाला आंसर था। ठीक है, जिसने भी लगाया उसका क्या हो गया? ये वैलिड हो गया। ठीक है, इस तरीके से ये वैलिडिटी को भी बताएगा और साथ में ये जो है विश्वसनीयता को भी बताएगा। वैलिड तो है ही सही, लेकिन साथ में ये विश्वसनीय भी होगा, क्योंकि आप 10 बार भी उसको करोगे तो फाइनल आंसर जो है वो का वही बनेगा। लेकिन जो निबंधात्मक प्रश्न होते हैं उसमें जरूरी नहीं है कि वो हमेशा क्या हो, हमेशा वो वैलिड बने या फिर वो रियलेबल बने। वो डिपेंड करता है कि वो आपसे किस तरीके से पूछने की कोशिश कर रहा है। अभी हम लोग सबसे पहले पढ़ लेते हैं वस्तुनिष्ठता को। इन दोनों टॉपिक को एक बार और अभी डिस्कस करेंगे, लास्ट में एक पिक्चर के थ्रू डिस्कस करेंगे। देखो, वस्तुनिष्ठता क्या होती है? मूल्यांकन हमेशा पक्षपात रहित होना चाहिए, कोई भी भेदभाव जो है उसके अंदर नहीं होना चाहिए। उत्तर के लिखित आधार पर ही मूल्यांकन होता है, ना कि परीक्षा की दृष्टि के आधार पर। वस्तुनिष्ठता में प्रश्न का अर्थ स्पष्ट होता है और उसमें कोई भी भ्रांति नहीं होती है। ऑब्जेक्टिविटी के बारे में क्या बता रहा है कि जब भी आपके पास कोई एक क्वेश्चन रखा हुआ है तो उसका एक वैलिड, उसका एक फिक्स आंसर यहाँ पर होना चाहिए, उसके अंदर ऑब्जेक्टिविटी होना चाहिए। ठीक है, प्रश्न का अर्थ जो है वो बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए।
अगला है व्यापकता, कॉम्प्रिहेंसिवनेस की बात करें तो मूल्यांकन का क्षेत्र काफी ज्यादा व्यापक होता है, वाइड होता है, अर्थात गहराई में मूल्यांकन करते समय किसी भी विषय की गहराई से प्रश्न पूछना बहुत ही ज्यादा आवश्यक होता है। तो ये किसकी क्वालिटी हो गई? ये क्वालिटी हो गई हमारे मूल्यांकन की। देन हम लोग बात करें उपयोगिता की, यूजफुलनेस की, तो अच्छा मूल्यांकन हमेशा जीवन के लिए उपयोगी होता है, यह व्यवहारिक होता है, प्रशिक्षण या जीवन में प्रयोग किया जा सकता है। तो जब भी हम मूल्यांकन करें तो उस चीज का ध्यान रखें कि वो उस बच्चे के लिए क्या हो, उपयोगी हो। देन विभेदीकरण की बात करें, डिफरेंशिएशन की बात करें तो मूल्यांकन में बच्चों में विभेद कर सकने की क्षमता होनी चाहिए, जिससे कि मूल्यांकन की निष्पक्षता बनी रहे, वो डिफरेंशिएट कर पाए चीजों के बीच में, तभी तो हमारा मूल्यांकन जो है एक वैलिड मूल्यांकन के तरह काउंट होगा, एक निष्पक्ष मूल्यांकन की तरह वो काउंट होगा। ठीक है, समझ में आया वैलिडिटी क्या है? या तो आप चीजों को वैलिड बता दोगे या फिर इनवैलिड बता दोगे, दो ऑप्शन है। विश्वसनीयता, आप जब भी उस टेस्ट को करोगे या जब भी उस चीज को चेक करोगे हमेशा एक ही आंसर निकल के आना चाहिए, फिक्स है तो फिक्स है और नहीं है तो नहीं है, इस तरीके से जब वो रियलेबल होगा तो उसे हम लोग बोलेंगे विश्वसनीय होना। वस्तुनिष्ठता, पक्षपात रहित होना चाहिए, और जो मूल्यांकन के आधार पर उत्तर का बेस आपको रेडी करना होगा। व्यापकता, अच्छा व्यापक होना चाहिए, ऐसा नहीं कि आप सिर्फ एक या दो टर्म्स है उन्हीं को चेक करके आप मूल्यांकन कर रहे हो, तो हर एक लेवल, हर एक पॉइंट को यहाँ पर बच्चे का चेक करना होगा। देन फिर हम लोग बात करें उपयोगिता, तो काफी ज्यादा यूजफुल होना चाहिए बच्चे की लाइफ में। और विभेदीकरण, यहाँ पर डिफरेंशिएशन करने की बच्चों के अंदर क्षमता, कैपेसिटी आ जानी चाहिए, और टेस्ट काफी ज्यादा निष्पक्ष यहाँ पर रहना चाहिए। ठीक है, चलिए अब बात कर लेते हैं मनोवैज्ञानिक परीक्षण की, यानी साइकोलॉजिकल टेस्ट की। तो यह व्यक्ति की मानसिक तथा व्यवहारात्मक विशेषताओं का वस्तुनिष्ठ तथा मानवीकृत मापन होता है। तो ये सारे साइकोलॉजिकल टेस्ट जो होते हैं मूल्यांकन के लिए लिए जाते हैं। इंटरव्यू बेसिस भी आप बच्चों का मूल्यांकन कर सकते हो, उससे बातचीत करके उसके बारे में जान सकते हो, सूचना एकत्र कर सकते हो। ठीक है, तीसरा है व्यक्ति अध्ययन, केस स्टडी, जिसे हम लोग बोलते हैं कि बच्चा जो है नॉर्मल व्यवहार नहीं कर रहा है, कक्षा से बार बार भाग जाता है, तो क्या इन परीक्षणों में से हम लोग कर सकते हैं? तो हम लोग उसका केस स्टडी कर सकते हैं। देन ऑब्जर्वेशन की बात करें तो इसमें व्यक्ति की स्वाभाविक दशा में घटित होने वाली शैक्षणिक व्यवहार घटनाओं तथा व्यवस्थित संगठन एवं वस्तुनिष्ठ ढंग से अभिलेखों को तैयार यहाँ पर किया जाता है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर की जाती है, जैसे पोपोडोल का अल्बर्ट बांडुरा ने बोला था ना, ऑब्जर्वेशनल थ्योरी है, क्योंकि बच्चे ऑब्जर्व करके चीजों को सीख जाते हैं। तो यहाँ पर टीचर क्या कर सकता है? बच्चों के व्यवहारों को ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो चार विधियां कौन कौन सी होगी एक बार और देख लो। मनोवैज्ञानिक साइकोलॉजिकल टेस्ट हो गए, इंटरव्यू हो गए, केस स्टडी हो गई, ऑब्जर्वेशन यहाँ पर हो गया। ठीक है, उसके बाद आता है सेल्फ रिपोर्ट। यहाँ पर क्या किया जाता है? सेल्फ रिपोर्ट के अंदर जो सेल्फ रिपोर्ट रेडी की जाती है, इस विधि में व्यक्ति स्वयं अपने विश्वासों, मतों आदि के बारे में तथ्यात्मक सूचना एकत्रित करता है, मतलब खुद ही कर रहा है, खुद ही खुद को जज करने की कोशिश कर रहा है, तो सेल्फ रिपोर्ट बनेगी, खुद की रिपोर्ट। और कम्युलेटिव रिकॉर्ड के बारे में जो है बच्चे के व्यवहार में आए परिवर्तन और अचीवमेंट वगैरह जो होते हैं, उन सबको एक ही पत्र में रेडी करके वहां पर स्टोर करके रखा जाता है। एनेक्डोटल रिपोर्ट की बात करें तो स्कूल में घटित होने वाली दैनिक घटनाओं का विवरण बालक के व्यवहार में परिवर्तन मूल्यांकन करने में सहायता करता है। तो छात्र के क्या क्या अचीवमेंट है उनका पूरा विवरण जो हम लोग घटनावरण एनेक्डोटल में रखते हैं। ठीक है, जैसे कि निर्धारण मापनी की यदि बात करें तो निर्धारण मापनी में जो बच्चों के अचीवमेंट को हम लोग निर्धारण मापनी के थ्रू कर सकते हैं। अब निर्धारण मापनी जो होता है वो होता है जैसे हम लोग बच्चों को ग्रेड दे रहे हैं, उसको जो भी उसके अंदर जो भी चीजें हो रही है, रेटिंग वगैरह कर रहे हैं, ग्रेड दे रहे हैं A+, A, B, या जिस भी तरीके से आप परसेंटेज के थ्रू दे रहे हैं, तो वो सारा किसके अंदर आ जाएगा? रेटिंग स्केल के माध्यम से आ जाएगा। देन बात करेंगे मूल्यांकन करने के तरीके में, पोर्टफोलियो भी आ जाता है। समय की एक निश्चित अवधि में विद्यार्थियों द्वारा किए गए कार्यों का संग्रह, ये रोजमर्रा के काम भी हो सकते हैं। पोर्टफोलियो में बच्चे के दैनिक रिकॉर्ड जो होते हैं, छोटे छोटे टेस्ट वगैरह के रिकॉर्ड भी हम लोग यहाँ पर पोर्टफोलियो के अंदर रख सकते हैं। ठीक है, पोर्टफोलियो का हिंदी मीनिंग आई थिंक समूह ग्रहण ही होता है, तो वही सारे डेटा को उसके अंदर कलेक्ट करके रखा जाता है। अब आता है निष्पत्ति परीक्षण, अचीवमेंट टेस्ट, उपलब्धि परीक्षण भी आप बोल सकते हो। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का होता है। मौखिक होता है, जिसे हम लोग बोलते हैं वर्बल। ठीक है, एक होता है लिखित, रिटन, और एक क्रियात्मक यानी कि एक्टिविटी बेस्ड होता है। मौखिक में बोलकर यानी कि इंटरव्यू के माध्यम से हम लोग बच्चों का टेस्ट ले सकते हैं। रिटन टेस्ट यहाँ पर कोई भी टेस्ट हो सकता है जहां पर बच्चों को लिखने के लिए बोला जाएगा, वो ओपन एंडेड भी हो सकता है और क्लोज एंडेड, बंद अंत वाला और मुक्त अंत वाला हो सकता है। क्रियात्मक, कोई भी फिजिकल एक्टिविटी के थ्रू, कोई भी गेम्स वगैरह किसी भी एक्टिविटी के थ्रू भी हम बच्चों का अचीवमेंट टेस्ट चेक कर सकते हैं। ठीक है, लिखित में आपको बता ही दिया कि ये वस्तुनिष्ठ होता है और ये अध्यापक निर्मित होता है, मतलब टीचर के द्वारा ही बनाया जाएगा लिखित टेस्ट, है ना, और प्रामाणिकृत ही होता है, मतलब वैलिड होता है एक तरीके से। और निबंधात्मक भी ये चीज यहाँ पर हो सकती है।
अब वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करेंगे तो वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी कि ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट में इसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है, समय की बचत होती है, क्योंकि आपके पास समय ज्यादा नहीं है तो आप जस्ट एक क्लिक करके निकल जाओगे, आपको पूरा लिखने की जरूरत नहीं है। पाठ्य पुस्तक की व्यापकता मतलब पाठ्य पुस्तक में अगर 10 चैप्टर है तो निबंधात्मक में बच्चों को हो सकता है 3 ही क्वेश्चन दिए जाए 10 चैप्टर में से, ठीक है। लेकिन जब वस्तुनिष्ठता की बात करेंगे तो हर चैप्टर में से एक एक प्रश्न हम लोग यहाँ पर पूछ सकते हैं। तो ये पाठ्य पुस्तक की व्यापकता, हर एक चीज का हर एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, विश्वसनीय होता है, रियलेबल भी होते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न, और वैलिड भी होते हैं। यही सबसे बड़ा पॉइंट है जो एग्जामिनर आपसे पूछने की कोशिश करता रहता है। ये बताइए जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है क्या वो वैलिड है, वैध है, दोनों है, कुछ कह नहीं सकते, ये ऑप्शन बनते हैं। तो हाँ, हमारे वस्तुनिष्ठ प्रश्न जो होते हैं रियलेबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, क्योंकि हर बार एक ही आंसर निकलेगा उनका, और ये वैलिड भी होते हैं क्योंकि इसमें हमें पता होता है कि यही राइट आंसर है और ये हमेशा रॉन्ग होंगे। तो ये वैलिड भी होते हैं, रियलेबल भी होते हैं, ठीक है। अगला है दोष क्या है, निर्माण में कठिनाई। देखो आप सभी भी जानते हो जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डिजाइन किए जाते हैं तो हर एक चीज का ध्यान रखना पड़ता है, तो उसके निर्माण करने में बहुत कठिनाइयों का सामना होता है। बच्चा जो अपने विचारों की अभिव्यक्ति नहीं कर पाता है, अनुमान के आधार पर आंसर किया जाता है, उसमें हो सकता है नकल करने की संभावना, क्योंकि एक ही आंसर है। अगर एक बच्चे ने ये लगाया तो हो सकता है दूसरा बच्चा उसको कॉपी करके वो ही लगा दे, तो टीचर भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा कि किसने सही किया था और किसने कॉपी किया था। अब बात करते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप की, बात होगी तो सब्जेक्टिव टाइप के गुण क्या क्या होते हैं। निर्माण में आसान होता है क्योंकि एक ही प्रश्न टीचर को देना होता है, बच्चे को लिखना होता है, तो टीचर के लिए बनाना बहुत आसान होता है, और साथ ही बच्चों के लिए भी, क्योंकि वो अपने विचारों को एटलीस्ट यहाँ पर उसको प्रेजेंट करने का मौका मिल रहा है। लेखन शक्ति का विकास होता है, सृजनात्मकता का विकास भी होता है। दोष की हम लोग यहाँ पर बात करें तो दोष में क्या क्या हो जाएगा। दोष में यहाँ पर हम लोग बोल सकते हैं कि रटने पर बल दिया जाता है, ये एक रटन विद्या में चली जाती है ये वाली चीज। और निदानात्मक उपयोगी नहीं है, मतलब इसका एक निदान करना उपयोगी नहीं है, उपयोगी मतलब कि एक निदान पॉसिबल नहीं है अगर कोई गलती हो रही है तो। वेद इतना ज्यादा वो वैध नहीं है, वैलिड नहीं है ये चीज, क्योंकि हम लोग क्या बोलते हैं वैलिडिटी के अंदर क्या होता है, जब भी हमारे सामने वैलिडिटी की बात होती है, जब भी आप वैधता की बात करते हैं, वैलिडिटी की बात करते हैं तो हम लोग बोलते हैं इधर राइट होगा या फिर रॉन्ग होगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर हर एक व्यक्ति के अपने अपने विचार होते हैं, तो जरूरी नहीं कि सब बच्चे जो है अपना सही परफेक्ट लिख रहे हो। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि विश्वसनीय होता है, थोड़ी बहुत कमी रहती है, लेकिन रियलेबल होता है, पर जरूरी नहीं कि ये चीजें क्या हो, वैध हो, ठीक है। देखो अब बात करते हैं अध्यापक निर्मित अनौपचारिक परीक्षा की, इनफॉर्मल टेस्ट की। तो स्थितियों के आधार पर ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव हो सकते हैं, वही ऑब्जेक्टिव टाइप भी हो सकता है, और सब्जेक्टिव टाइप या निबंधात्मक इस फॉर्म में भी ये चीजें हो सकती है। छात्र की योग्यता ज्ञात करने तो हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और साथ ही निश्चित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु भी इसका प्रयोग किया जाता है, ये अनौपचारिक है, ठीक है। और प्रामाणिकृत परीक्षा या फिर जो औपचारिक परीक्षा होती है, निश्चित मानक पहले से तय कर लिया जाता है कि बच्चे का टेस्ट लेना है, 100 नंबर का टेस्ट होगा या 150 नंबर का टेस्ट है, आपको इस तरीके से ये कंप्लीट करना है, 2.5 घंटे का टाइम रहेगा। पूरी विषय वस्तु के अनुसार सावधानी से बचते हैं, और किसी स्पेसिफिक आयु कक्षा व स्तर के लिए छोटे बच्चों के लिए 100 नंबर का, हम जैसे बड़ों के लिए 150 नंबर का, इस तरीके से टेस्ट का पूरा डिजाइन यहाँ पर किया जाता है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर यदि बात करें स्टेप्स ऑफ स्टैंडर्डाइजेशन टेस्ट, जब भी कोई टेस्ट लिया जाता है तो उसके क्या पैरामीटर्स यहाँ पर रखे जाते हैं, कैसे हमको टेस्ट बनाते समय किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले उद्देश्यों का निर्धारण किया जाता है, जो भी ऑब्जेक्टिव्स होते हैं सबसे पहले आपको डिसाइड करते हो कि आप इसको टेस्ट लेने के पीछे का उद्देश्य क्या है, पर्पस क्या है, ठीक है। देन आप उसका एक प्रारूप बनाते हो, डिजाइन तैयार करते हो, व्यवहारात्मक उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार, विषय वस्तु, कठिनाई स्तर, सब कुछ आपको पहले से दिखना पड़ता है कि आप कितने प्रकार के ऑब्जेक्टिव ले रहे हो, कितने आप मैच दी कॉलम ले रहे हो, कितने आप फिल इन द ब्लैंक्स ले रहे हो, कितने अति लघु, कितने वन लाइनर और कितने दीर्घ प्रश्न ले रहे हो, वो सारी चीजें डिजाइन करोगे। कठिनाई का लेवल आपको क्या रखना है, मॉडरेट रखना है, इजी रखना है, हार्ड रखना है, तो ये पहले से हम को पेपर बनाते समय निर्धारित करना होता है। ब्लूप्रिंट कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर रखे जाएंगे, राइटिंग ऑफ द क्वेश्चन, एनालिसिस ऑफ द क्वेश्चन, मेक क्वेश्चन विद ब्लूप्रिंट, मतलब ये सारी चीजें ब्लूप्रिंट के बाद आ जाती है कि आप कैसे क्या कर रहे हो, कैसे एनालिसिस करोगे उसका पूरा बनाने के बाद। ब्लूप्रिंट रेडी होने के बाद तो बस एनालिसिस करने का ही काम रहता है। फिर आप उसकी एक पायलट स्टडी करते हो, आपको ध्यान होगा तो इसी से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि टेस्ट को रेडी करने से पहले उसकी जो जांच की जाती है उसे प्रारंभिक जांच पायलट स्टडी कहते हैं, और जो फाइनल होती है कि हाँ अब तो हमारा टेस्ट फाइनल है ही सही, अब हम इसको आगे भिजवा सकते हैं, बच्चों को दे सकते हैं, तो वो अंतिम जांच होती है। उसके बाद अंक योजना पे स्कोरिंग की देखी जाती है कि कितना मार्क्स किसको देना है, कितना नंबर किसको देना है। देन मानकता आप निर्धारण कर लेते हो, तो ये पूरा एक प्रामाणिकृत टेस्ट हमारा यहाँ पर बन जाता है। कितनी स्टेप होती है, टोटल 8 स्टेप होती है। अब खुद से सोचो, आपको बोला गया है कि मान लो आपको एक टास्क दिया गया है कि अभी अपना जो एग्जाम आने वाला है 150 नंबर का एग्जाम होगा,
आपको टेस्ट बनाकर देना है और सभी अपने जो फ्रेंड सर्कल है उसमें डिस्ट्रीब्यूट करना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप ऑब्जेक्टिव देखोगे कि आप टेस्ट किसका बना रहे हो, ग्रेड 3 का आप टेस्ट बना रहे हो। ठीक है, आप पूरा डिजाइन तैयार करोगे कि मुझे कैसे कैसे क्वेश्चन लेने हैं, क्या क्या उसके अंदर लेना है। फिर आप उसका ब्लूप्रिंट रेडी करोगे, फिर आप उसको क्वेश्चन की राइटिंग देखोगे, एनालिसिस करोगे, मैच क्वेश्चन विद द ब्लूप्रिंट की सही मैच किया कि नहीं, कोई छूट तो नहीं गया पॉइंट। पायलट स्टडी आप उसकी करोगे, फाइनल स्टडी करोगे, स्कोरिंग की आप देखोगे, देन मानक का आप यहाँ पर निर्धारण करोगे। ठीक है, तो ये सारी चीजें इसके अंदर आ जाएगी। ओके, चलिए अब आगे हम लोग यहाँ पर बात करेंगे। 1 सेकेंड। यस, ये सबसे ज्यादा जरूरी था हमारे लिए पढ़ना। साइकोलॉजिकल जो असेसमेंट होता है इसमें दो प्रकार होते हैं। सबसे पहला होता है रियलेबिलिटी और वैलिडिटी। इसके बाद हम लोग टोटल 9 पढ़ चुके हैं, लेकिन ये जो दो है ये हमेशा कंफ्यूज करते हैं और एग्जाम जो ली जाती है उसके फेवरेट भी होते हैं, क्योंकि उसे पता होता है कि हम लोग इन्हीं चीजों में कंफ्यूज होते रहते हैं। तो देखो, रियलेबिलिटी होती है हमारी विश्वसनीयता और वैलिडिटी होती है हमारी यहाँ पर वैधता। ये विश्वसनीयता और वैधता की ही हम लोग यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर जब रियलेबिलिटी की बात की जाएगी, विश्वसनीयता की बात की जाएगी, तो इस चीज को नोटिस किया जाएगा कि रिजल्ट्स आर कंसिस्टेंट। रिजल्ट जो है वो कंसिस्टेंट हो, मतलब एक बराबर जिस लेवल पर आ रहे हैं सब ऑलमोस्ट सेम ही आए, इस तरीके से चीजों को चेक किया जाएगा। और दूसरी यदि हम लोग बात करें वैलिडिटी की, तो वैलिडिटी के अंदर देखा जाएगा रिजल्ट सेटिस्फाई ऑब्जेक्टिव्स। जो हमने एक क्राइटेरिया कुछ नॉर्म्स डिसाइड किए हैं वो उस पर खरा उतर पाए। हो सकता है कि ये चीजें अभी आपको समझ नहीं आ रही है, एकदम से क्लिक नहीं कर रही है माइंड में, तो हम लोग यहाँ पर देख सकते हैं। देखो, यहाँ पर इंग्लिश में नेम लिखे हुए हैं, तो आपको पता है रियलेबल का मतलब क्या होता है, विश्वसनीय होना, है ना। यहाँ पर एक बार बीच में लिख देते हैं ताकि कंफ्यूजन नहीं होगा। रियलेबल होना, रियल होना, विश्वसनीय होना। और वैलिड का मतलब क्या होता है, वैलिड का मतलब होता है यहाँ पर वैध होना। ठीक है, इस तरीके से चीजें होती है। ये दोनों चीजें हो गई। अब वन बाय वन करके हम इन चारों पॉइंट के थ्रू डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले इसको देखो, यहाँ पर ये टारगेट हमारा यहाँ पर सेट था। टारगेट कहाँ पर सेट था, यहाँ कहीं सेट था, लेकिन हम लोग पहुंचे हैं कि निशाने कहीं और ही लगा रहे। तो क्या आपको ये रियलेबल लग रहा है? नहीं है, ये रियलेबल नहीं है, क्योंकि आउटकम जो हमें चाहिए था वैसा बिल्कुल नहीं है। ये क्या है, ये अनरियलेबल है और ये अनवैलिड भी है, वैलिड भी नहीं है ये चीजें। ठीक है, तो ये पहला पॉइंट हो गया। विश्वसनीय भी नहीं है और वैध भी नहीं है। दूसरे की बात करते हैं, ये अनरियलेबल है। मतलब ये अनरियलेबल ऐसे लग रहा है क्योंकि कंसिस्टेंसी नहीं आ रही ना। हम लोग बात कर रहे हैं कि कंसिस्टेंसी होना चाहिए, मतलब या तो सारे रिजल्ट इधर ही आ रहे हो तो पॉसिबिलिटी है कि अगली बार में आप थोड़ा इधर करते करते यहाँ तक पहुंच जाओगे, लेकिन आप तो कहीं यहाँ मर रहे हो, कहीं यहाँ लगा रहे हो, कहीं यहाँ निशाने लगा रहे हो, तो ये निशाने आपके ठीक नहीं बैठ रहे हैं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि ये अनरियलेबल है, आप उस चीज पर पहुंच ही नहीं पा रहे हो, आप एक जगह रुक ही नहीं पा रहे हो। और ये वैलिड है। वैलिड क्यों है, क्योंकि आप कहीं ना कहीं आप इसके निकट पहुंच चुके हो, आप अपने ऑब्जेक्ट के निकट पहुंच चुके हो, तो ये वैलिड बोल सकते हैं। तीसरा पॉइंट है, देखो तीसरा होता है यहाँ पर, ये रियलेबल तो है क्योंकि हमारी कंसिस्टेंसी बन चुकी है, हम एक जगह पहुंच चुके हैं, अब हमें सिर्फ यहाँ तक पहुंचना है। पर ये वैलिड नहीं है क्योंकि अभी भी आप अपने लक्ष्य से बहुत दूर हो। ठीक है, अब ये रियलेबल भी है क्योंकि आपकी कंसिस्टेंसी जो है इसी पर सेंटर पॉइंट पर बन चुकी थी, और आप वैलिड, आप वैध भी हो चुके हो, आपने प्रूव कर दिया है कि आपने अपना टारगेट जो है, आपने आपका निशाना बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट पर रखा हुआ है। समझ में आया? और आप इसको डिफरेंस के थ्रू देखना चाहें तो और भी देख सकते हैं। ये अनरियलेबल है क्योंकि हमको यहाँ पर कंसिस्टेंसी नहीं दिख रही है, सारी चीजें एक ही जगह होनी थी। ठीक है, फिक्स पैरामीटर्स होने थे, लेकिन हम तो कहीं जा रहे हैं। तो ये अनरियलेबल है, अनवैलिड है। ये अनरियलेबल तो है लेकिन इसको वैलिड हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, ये रियलेबल है पर ये वैलिड नहीं है, क्योंकि देखो यहाँ पर और इसमें अगर आप इसको कंपेयर कर रहे हो, इन दोनों में क्या डिफरेंस है। तो ये यहाँ पर क्या कर रहा है, इस एरिया में मार रहा है, लेकिन ये यहाँ पर यहाँ तक तो पहुंचा है, पास तक तो पहुंच ही चुका है, तो ये वैलिड बन चुका है। ये रियलेबल तो है क्योंकि इसने कंसिस्टेंसी बना ली है, लेकिन ये अभी भी वैलिड नहीं हो पा रहा है, वैध नहीं हो पा रहा है। अब ये रियलेबल भी बन गया है क्योंकि इसने कंसिस्टेंसी यहाँ पर बनाई थी, तो यहाँ पर भी तो दिख वही ही दिख रही है जैसे यहाँ पर है, और साथ में ये अपने लक्ष्य तक भी पहुंच चुका है, तो ये वैलिड भी है। ठीक है, और यदि आप डिफरेंस देखना चाहें तो डिफरेंस भी है, क्योंकि हम लोग इसको इतना डीप में क्यों पढ़ रहे हैं, डीप में पढ़ने का रीजन यही है क्योंकि एग्जामिनर को पता है कि ये चीजें कंफ्यूज करती है, तो वो क्वेश्चन भी वहीं से पूछेगा। सबसे पहले आपके सामने रखा गया है वैलिडिटी और दूसरी तरफ रखा गया आपका विश्वसनीयता, और इधर आपका रख दिया गया है वैधता। ठीक है,
अभी देखो आप इसको समझने की कोशिश करो वन बाय वन करके, क्या समझ आ रहा है इसमें। देखो, एक्सटेंड टू विच अ टेस्ट मेजर एंड व्हाट इट क्लेम टू मेजर, वो ही वैधता की यहाँ पर बात हो रही है, हाँ ना करने की बात हो रही है, राइट और रॉन्ग की यहाँ पर बात हो रही है। तो एक चीज यहाँ पर कंप्लीट होती है, ठीक है, तो ये आपका वैलिडिटी कहलाएगा। फिर हम लोग बात करेंगे रियलिबिलिटी की, तो कंसिस्टेंसी ऑफ द टेस्ट रिजल्ट, हमने नहीं देखा था कि कंसिस्टेंसी बना लो, ठीक है, एक ही जगह हम लोग कंसिस्टेंसी बना लेते हैं, तो वो रियलिबिलिटी को शो करता है। मेजर वेदर द एक्सटेंट टू विच द टेस्ट क्लेम टू मेजर इज अचीव, जो भी हमने क्लेम किया है, दावा किया है, यदि हम लोग उसको अचीव कर लेते हैं तो वो आपकी वैधता कहलाता है। और मेजर वेदर द टेस्ट गिव्स कंसिस्टेंसी, वो ही कि आप एक चीज पर, मतलब आप हर कहीं नहीं जा रहे हो, आप एक ही चीज पर रुके हुए हो, मतलब आप कंसिस्टेंस हो, आप फिक्स हो उस चीज पर, तो वो आपके लिए रियलेबल होगा। तीसरे पॉइंट की बात करते हैं, देयर आर टू टाइप एज एक्सटर्नल और इंटरनल, दो टाइप्स होता है, इंटरनली आप उसको वैलिडेशन उसका दे सकते हो और आप एक्सटर्नली दे सकते हो। देन हम लोग रियलिबिलिटी की बात करें तो देयर आर टू टाइप्स एज इंटरनल रियलिबिलिटी और एज वेल एज एक्सटर्नल रियलिबिलिटी, ये भी दो प्रकार की होती है। आप इसे आंतरिक रूप से भी देख सकते हैं और आप इसे बाहरी रूप से भी कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। समझ में आया, मेन टास्क यही था कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझाना, वैलिड होगा या नहीं होगा, ठीक है, ये वैलिड की बात हो गई, वैधता की बात हो गई। और यदि हम लोग बात करें रियलेबिलिटी की, विश्वसनीयता की, तो विश्वसनीयता में क्या चीजें होती है, विश्वसनीयता में कंसिस्टेंसी देखी जाती है कि आप किसी पॉइंट पर रुक चुके हैं और उसके आसपास ही आप अपने गोल को अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। वैसे होगा तो इसको एक बार अलग सेशन में भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। एक क्वेश्चन और आपसे पूछा गया था एग्जाम में कहीं, अनुपात स्तर को लेकर, रेशियो जो स्केल होती है उसको लेकर, क्योंकि इसमें वैल्यू जो होती है जीरो से शुरू होती है, आई थिंक ये यूपी टेट का क्वेश्चन है। तो ये मापनी स्केल के बारे में थोड़ा सा पूछ लेते हैं। तो चार प्रकार की स्केल होती है। सबसे पहली जो स्केल होती है वो हमारी नामित स्तर, नॉमिनल स्केल बोला जाता है। दूसरी जो हमारी स्केल होती है वो हमारी क्रमिक स्केल होती है, ऑर्डिनल स्केल जिसे बोला जाता है। तीसरी हमारी अंतराल स्केल होती है, जिसे हम लोग इंटरवल स्केल बोलते हैं। फोर्थ हमारी अनुपात स्तर यानी रेशियो स्केल होती है। अब देखो, नामित स्तर का जस्ट आप अभी बेसिक आइडिया ले लो, उसको थ्योरी सेशन में हम लोग अलग से फिर डिस्कस कर लेंगे। एक एग्जाम्पल के थ्रू यदि हम लोग समझे, हम लोग अपने अपने विलेज में रहते हैं और अभी आपसे एक टास्क रखा गया है कि आपको अपने विलेज का पूरा ब्यौरा देना है। आपके विलेज में कितनी महिलाएं हैं, कितने पुरुष हैं, कितने बच्चे हैं, ठीक है। तो आपने बता दिया कि 1000, बहुत छोटा गांव मान लेते हैं, 1000 पुरुष है और 1200 समथिंग, 1000 महिलाएं, 1200 समथिंग पुरुष है और 500 समथिंग हमारे गांव में बच्चे हैं, बहुत छोटा सा गांव है। तो ये आपने क्या करा, कैटेगरी डाल दी सिर्फ नाम के आधार पर। अगर मैंने पूछा कि क्रिकेट में, क्रिकेट जो टीम होती है उसमें कितने प्लेयर होते हैं, उसमें देखो 11 प्लेयर होते हैं, और 11 ही प्लेयर को आप आइडेंटिफाई कैसे करोगे, उनकी जर्सी से आइडेंटिफाई करोगे। नंबर 1 जर्सी, नंबर 2, नंबर 3 पर कोहली है, नंबर 4 पर हमारे एमएस धोनी है, ठीक है, धोनी थे। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर करके देख सकते हैं। तो वो सारे हमने क्या कर दिए, नाम दे दिए, तो ये किसके अंदर आएगा, नामित स्केल के अंदर आ जाएगा। दूसरा, ये समझ में आया, सिर्फ नाम देना है। देन हम लोग बात करें ऑर्डिनल की, ऑर्डिनल स्केल क्रमिक स्तर की। अब यहाँ पर आपका एक टेस्ट हुआ है 150 नंबर का, हमने टॉप 5 रैंकर्स को यहाँ पर निकाला है। फर्स्ट मिस्टर एक्स है, सेकंड मिस वाई है, थर्ड मिस जेड है और फोर्थ मिस्टर ए है। इस तरीके से फर्स्ट पर जो रैंक आए, यहाँ पर रैंक के आधार पर, जैसे कि मिस वर्ल्ड का हमने कॉन्टेस्ट रखा है, तो उसमें मिस वर्ल्ड में 1, 2 और 3 हमने रैंक निर्धारित कर दी है, ठीक है। तो इस तरीके से क्रमिक स्केल बनती है, ऑर्डिनल स्केल बनती है, जो आपके रैंक को निर्धारित करता है। जैसे कि आपको बोला गया कि आपको कौन कौन सी आइसक्रीम पसंद है, तो आपने चॉकलेट को सबसे फर्स्ट लेवल पर रखा है, मुझे चॉकलेट आइसक्रीम बहुत पसंद है। मुझे फिर सेकंड पे वैनिला पसंद है। मुझे थर्ड पर और कौन कौन से फ्लेवर होते हैं, जो भी फ्लेवर होते हैं वो पसंद है। तो ऐसे करके हमने टोटल 7 रैंक निर्धारित कर दी। तो ये क्रमिक में आता है, जहां पर सबसे फर्स्ट को प्रायोरिटी पर, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, फिर फोर्थ को, ऐसे रखा जाता है। और नामित स्तर की बात करेंगे तो जस्ट एक नेम दे दिए जाते हैं उनको, चाहे वो आगे पीछे भी हो। तीसरा वाला पहले वाले पे खेल ले, पहला वाला पांचवे पर जाकर खेल ले, चलेगा। अगला हम लोग बात करते हैं अंतराल स्तर की। तो यहाँ पर एक फिक्स्ड इंटरवल होता है। अब मैं आपसे बोल दूं कि 15 से ज्यादा, ठीक है, 15 से ज्यादा संख्या निकालिए और 20 से कम, ठीक है। 15 से ज्यादा क्या होगी और 20 से कम यहाँ पर क्या होगी, तो आप क्या बताओगे, 16, 17, 18 और 19। ये छोटी है बड़ी है का साइन लगाया था मैंने, ठीक है, थोड़ा कंफ्यूज यदि आप हो रहे हो। तो ये 15 से ज्यादा, ठीक है, और ये हमारा बोल सकते हैं कि ये 20 से कम। तो आप बता दोगे यहाँ पर 16, 17, 18 और 19 बिल्कुल फिक्स है ना। और अगर आप बोल देंगे कि 5 से 10 के बीच में कितनी संख्या है, तो 6, 7, 8, 9, 4 संख्या है। तो इस तरीके से जो चीजें फिक्स होती है उसे हम लोग अंतराल स्केल पर बोलते हैं, इंटरवल स्केल पर इसे
बोला जाता है। एक क्वेश्चन कुछ यूँ पूछा हुआ था कि घड़ी जो है निम्नलिखित में से किस स्केल को फॉलो करती है? तो घड़ी हमेशा अंतराल स्केल को फॉलो करती है और ये हमेशा नॉन ज़ीरो होती है। ठीक है, नॉन ज़ीरो मतलब इसमें कभी भी वैल्यू आपकी ज़ीरो नहीं आ सकती है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि घड़ी में भी तो कभी-कभी हमें 0-0 दिखा देता है 12 पर। तो वो ज़ीरो वो वाला ज़ीरो नहीं है कि आप पर्टिकुलर उसको शून्य ही मान लो कि समय खत्म हो गया है, फिर शुरू से शुरू होगा। जस्ट एक दिखाने के लिए बताया जाता है कि 0-0 मतलब 12 बज चुके हैं। ठीक है? ज़िंदगी के भी और समय के भी। अगला हमारा फोर्थ टाइप है अनुपात स्तर यानी कि रेशियो स्केल क्या बताती है? रेशियो आपको बताए कि दो संख्या है, ठीक है? मान लो ये वो रेशियो में हम लोग करते हैं ना, माता की आयु 15 साल, 15 तो नहीं 35 साल है और पिता की आयु 45 है, तो बताइए इन दोनों का रेशियो क्या है? तो 5 से आप डिवाइड कर देंगे और ये वाला हो गया, ठीक है? तो ये रेशियो आप इस तरीके से निकालते हैं, तो किन्हीं भी दो चीजों को यदि हमें शो करना होता है गणितीय रूप में, तो हम लोग रेशियो स्केल का यहाँ पर प्रयोग करते हैं। राइट। तो ये 4 प्रकार की स्केल होती है। आई विल ट्राई कि अपना जो अपकमिंग सेशन होगा उसमें पूरा थ्योरी हम लोग डिस्कस कर लें, क्योंकि एग्जाम्पल बहुत बनते हैं। ये अनुपात स्तर जो है हमेशा जीरो होता है, हमेशा अपनी वैल्यू जो है जीरो लेकर आता है, जैसे कि केल्विन स्केल हो गई, गणितीय निरूपण हो गए, किसी भी प्रकार से वैल्यू को डिफाइन करना है, लाइक लंबाई वगैरह को भी डिफाइन करना है, तो आपने देखा होगा जो इंची टेप वगैरह होती है वो हमेशा जीरो से स्टार्ट होती है। मीटर सेंटीमीटर स्केल होती है वो जीरो से स्टार्ट होती है, तो ये अपनी वैल्यू जीरो दे सकता है। अंतराल स्केल कभी भी वैल्यू अपनी जीरो नहीं देता है, ये नॉन जीरो होता है। इसी तरीके से ये आपकी रैंक निर्धारित करता है और ये जस्ट एक नॉमिनल प्रणाली होती है जहां पर सिर्फ संख्या का निरूपण या फिर व्यक्तियों का निरूपण किया जाता है। ठीक है, आई थिंक कि मैंने अच्छे से एक्सप्लेन किया है इस चीज को और आपको ये चीजें समझ में आ गई होगी। बाकी फिर भी होगा तो हम लोग इसको एक बार और थ्योरी में डीप में डिस्कशन कर लेंगे, एक रियलेबिलिटी और वैलिडिटी को, और ये जो निर्धारण मापनी हमने पढ़ा है स्केल्स के बारे में, इनको हम लोग एक बार और डिस्कस कर लेंगे। ओके, तो आज के सेशन को हम लोग यहीं ओवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, और सेशन कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन अच्छा लग रहा है तो आप चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और किसी भी प्रकार के नोट्स के लिए आप हमसे संपर्क कर सकते हैं 8770803840 पर जाकर व्हाट्सएप करके आप पीडीएफ वगैरह प्राप्त कर सकते हो। कोई भी नोट्स वगैरह बाय करना है तो आप इसके थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। चलिए सेशन को यहीं ओवर करेंगे, मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में। 2 PM आपका सेशन रहेगा, आप उसे ज्वाइन करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।